ठीक है आपके लिए चंद्रशेखर साहू जी, आप क्योंकि उधारी का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने मार्केट से उधार उठाया और भी सरकारों ने उठाया, मध्य प्रदेश सरकार ने भी। ये प्रदेश निश्चित रूप से संभावना वाला प्रदेश है और इस संभावनाओं को साकार करने के लिए यदि सचमुच में प्रयास होंगे तो उसका भी नतीजा आएगा, ये मेरा कहना है प्रशांत जी। ये बिल्कुल आप रिमार्क में आप ले लीजिएगा और बाकी जो चीजें हैं वो आपके सामने स्पष्ट हैं कि हम कैसे इस प्रदेश को ठीक बात है आपने कही है। उसके पहले राज्यों का चूंकि बात यहाँ पर जिक्र निकला है उधारी का या मार्केट से उधार चुनौती है पैसा उठाने का, तो और भी सरकारें उठा रही, चूंकि वैश्विक संकट है, ये आर्थिक संकट है, बहुत सारी चीजें, चाहे जीएसटी, खैर हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो जीएसटी पिछले मुकाबले ज्यादा इस महीने आया है और इस तिमाही में आया है, उसका भी जिक्र करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास बाबूलाल शर्मा जी। एक और बात जो रविंद्र चौबे कह रहे थे कि किसानों के खातों में, जेबों में पैसा डाला जाए, और वो डाला इस सरकार ने, उसका ये असर है कि मार्केट में चहल पहल भी है, किसान ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, बाइक भी खरीद रहे हैं, और स्वाभाविक है कि अगर जेब में पैसा होता नहीं तो आप ट्रैक्टर, कार, बाइक खरीदते क्यों? देखिए, अभी साहू जी, हमारे मित्र साहू जी ने एक बात कही है कि लॉकडाउन के दौर में इन्होंने 30,000 करोड़ की मांग की केंद्र सरकार से। अब मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया और लंबे समय तक वो लॉकडाउन रहा, उसका जो नुकसान राज्य को हुआ, और लॉकडाउन तो करना है, ये तो तय है कि लॉकडाउन एक राष्ट्रीय स्तरीय व्यवस्था है, उसको करना है, राज्य को करना है, लेकिन उसके कारण जो नुकसान हुआ है, क्या उसके नुकसान की भरपाई वो केंद्र से नहीं मांग सकती है, इसलिए उन्होंने मांगा। ये जो मेरी समझ में आई है बात। दूसरी चीज, आपने जो जेब में पैसा देने वाली बात रविंद्र चौबे जी ने कही है, वो बिल्कुल सही कही है कि सोच ही भूपेश बघेल की और इस सरकार की ये दिखती है शुरू से कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के पास, मजदूरों के पास अगर जेब में पैसा सीधा डाल दिया जाए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये इस बात का प्रमाण है कि 3,000 ट्रैक्टर कैसे बिके या मोटरसाइकिल इतनी कैसे बिकी, बड़ी साफ बात है। गांव के लोगों के पास जब जेब में पैसा आता है तो वो लोग बचत का संग्रह करने का नहीं सोचते, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, अपने शौक को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और वो पैसों को खर्च करते हैं जो मार्केट में आता है। मार्केट में जब पैसा आता है तो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो सुधार की तरफ चलता है। जो नुकसान हो गया वो भरपाई तो नहीं कर सकती राज्य सरकार ना, उसको तो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं मदद करनी ही पड़ेगी। वो 30,000 करोड़ नहीं सही, थोड़ा कम दे, लेकिन देना तो उनको पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता भी उन्हीं की जनता है। केंद्र की जनता कोई अलग है या राज्य की जनता कोई अलग है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई आपत्ति आई है, विपत्ति आई है, तो उसमें सबको मिलजुल कर करना होगा। कोई ये नहीं है कि उस पर वो आरोप लगा दे, उस पर वो आरोप लगा दे। ये पक्ष विपक्ष का मसला ही नहीं है। जिस तरह कोरोना कोई पक्ष विपक्ष का मसला नहीं है, उसी तरह अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, जो लॉकडाउन के कारण नुकसान हुआ है, राज्य उसकी भरपाई तो मांगेंगे और मांगना भी चाहिए, उनका हक है, और उसमें कोई गलत नहीं है। जो भूपेश बघेल की सरकार ने अपनी लाइन पकड़ी है, मैं समझता हूं मैं लोगों से भरपाई स्वाभाविक है कि लॉकडाउन के दौरान नुकसान हुआ राज्यों का, और भरपाई मांगेंगे भी, और राज्यों ने भी डिमांड की है छत्तीसगढ़ के जैसे ही। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। राजेंद्र तिवारी जी, आज भी हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे, वो जिक्र कर रहे थे कि बॉक्साइट की खदानें चलती रहीं लॉकडाउन के दौरान भी, और फिर अपनी रफ्तार में जो दूसरी खदानें हैं या और जो दूसरे उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, कुछ जरूर फर्क पड़ा, लेकिन फिर अपनी रफ्तार में आ गए। इसके पीछे क्या वजह थी, क्या तरीके अपनाए गए सरकार के जरिए? गोबर का जिक्र भी उन्होंने किया। यह भी स्वाभाविक है कि जो जिन लोगों के पास रोजगार है नहीं, उन्हें भी कहीं ना कहीं रोजगार देने की कोशिश जरूर है सरकार की। तिवारी जी, देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं माननीय चंद्रशेखर साहू जी वरिष्ठ नेता हैं और उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी 2018 सितंबर में, मैं तथ्यात्मक आंकड़े दे रहा हूं आपको, तो सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वे आया था वो 22.2% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का आया था, और अभी जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का उन्हीं का द्वारा दिया गया प्रतिशत आया वो 3.4% है। मैं दूसरा उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी ने केवल एक क्षेत्र में नहीं,
किसानों को तो बोनस की राशि देने का काम किया, पहली किस्त मिल गई है, दूसरी किस्त अभी अगस्त में हम देने जा रहे हैं। सुदूर वनवासी अंचल में बैठे लोगों को 104 करोड़ रुपए के अलावा जिस तरह से इनके कार्यकाल में 2500 रुपए तेंदुपत्ता का बोनस मिलता था, आते के साथ उन्होंने उसको 4000 किया। महुआ का जो इनके समय में 17 रुपए किलो मिलता था उसको बढ़ा करके 30 रुपए किया। तो ये वनवासी अंचल में ये किया, किसानों के लिए ये किया, और जो बाहर से आए हुए मजदूर थे, हमारे यहां के मजदूर थे, जैसा मैंने आपको बताया 41% पूरे भारत में जो मनरेगा में काम कर रहे हैं वो प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ में है। मगर इसके साथ ही उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बुलाया, और आदरणीय साहू जी जानते हैं इस बात को कि लगातार उद्योगपतियों के साथ बुला करके उन्होंने मीटिंग लिया कि भाई अब अपने उद्योग चालू कीजिए। आपने बॉक्साइट की खदान का उल्लेख किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सीमेंट का उद्योग हमारे यहां है, सबसे ज्यादा। तो लाइम स्टोन की माइंस चालू हुई, आयरन ओर की माइंस चालू हुई, इन सब के कारण हमारे यहां आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रही। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा साहू जी के साथ, पूरे सम्मान के साथ, कि 8 राज्यों को उन्होंने गरीब ग्रामीण योजना के अंतर्गत शामिल किया है। साहू जी आप तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने गरीब रहते हैं, 40% यहां पर गरीबी का वो है, और उस राज्य को जिसका सबसे ज्यादा इलाका आदिवासियों से घिरा हुआ है, जहां पर गरीबी इतने ज्यादा प्रतिशत, राजेंद्र तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर साहू जी उसमें शामिल क्यों नहीं किया, जिक्र कर लेते हैं मनरेगा उसमें शामिल क्यों नहीं किया, बिहार को किया, जहां दिनों का सृजन, काम के दिनों का सृजन हुआ है वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। दूसरी एक और बात, अगर गोबर की खरीदी का सरकार प्लान बना रही तो ऐसे परिवारों के लिए भी इससे संबल मिलेगा जिनके पास कोई बहुत बड़ा दूसरा रोजगार है नहीं। साहू जी। जी प्रशांत जी, पहली बात तो मैं हमारे मित्र को बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत सम्मान देता हूं, बहुत अनुभवी हैं जो हमारे लिए उन्होंने भावनाएं व्यक्त की। लेकिन आप देख लीजिए अभी वनोपज के जो संग्रहण के आंकड़े आए हैं, अकेले तेंदुपत्ता के संग्रहण में इस वर्ष 23% की कमी हुई है। कमी चाहे जिस कारण भी हो, आप प्राकृतिक आपदा हो, आंधी हो, तूफान हो, जो भी हो, लेकिन 23% की कमी, वो डेफिसिट आपके सामने है। उसी तरीके से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जिसमें महुआ भी है, उसमें भी आप 14% जो आंकड़े हैं वो बताते हैं साहू जी कि वनोपज संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। आप मुझे बोलने की इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। मेरा कहने कैसा है कि आप ग्राउंड रियलिटीज को भी एक बार देख लें। नहीं सर बोलेगा, बहुत कम वक्त है, आखिरी लाइन आपकी। आप कोरोना काल में आपने जिन जिन क्षेत्रों के जिक्र किया है, उस क्षेत्रों की आप स्थिति, यदि आपको लगता है तो आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए साहब कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना जमा है। तो आप फिर भर्तियां चालू कर दीजिए, आप बेरोजगारी भत्ता चालू कर दीजिए, आप जो शिक्षकों की भर्ती पेंडिंग है जिसके लिए लोग रोज, अच्छी बात है मसलों को उठाना, और आप मसले उठा भी रहे हैं। स्वाभाविक है कि सरकार का इन पर भी जरूर ध्यान होगा। जी वक्त की कमी है, माफी के साथ राजेंद्र तिवारी जी शुक्रिया आपका, चंद्रशेखर साहू जी आपका भी धन्यवाद, बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है, लॉकडाउन के बाद अनलॉक 2 शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे चाहे जो खदानें हो या दूसरे क्षेत्रों हो, ऑटो सेक्टर हो या फिर खेती किसानी का वर्ग हो, वो एक बार फिर अपनी रफ्तार के साथ काम में जुट गया है। बहरहाल पेशकश में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।